हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गॉसेस थ्योरम का एक और एप्लीकेशन, या ये कह लो गॉसेस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन हमारा रह गया था, और वो था आपका फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी किसी भी थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो फील्ड इंटेंसिटी टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यानी अगर मान लिया जाए मेरे पास एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और उसकी वजह से मुझे फील्ड इंटेंसिटी देखना है। जैसे ये आपका एक पतली सी सीट है, तो अगर ये जो सीट है ये इनफाइनाइट लेंथ की हो, ठीक है, और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और मुझे देखना है कि इसकी वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो वो हम कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज दिखा देता हूँ आपको। मान लिया जाए कि ये आपका एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी दे दी गई है सपोज दैट सिग्मा। तो इसका हमें चार्ज डेंसिटी दे रखा है और वो आपका सिग्मा है, और मुझसे कहा गया कि सीट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, बताइए उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो अगर मुझे किसी भी थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी देखना है और वो भी गॉसेस थ्योरम की मदद से देखना है, तो वहाँ पे मुझे क्या करना होता है, तो एक क्लोज्ड बॉडी इमेजिन करना है। और इमेजिनेशन के कायदे कानून मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता दिया था। और उसमें मेरा पहला पॉइंट क्या था कि जो भी आप गॉसियन सरफेस लेंगे वो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि अगर आप चार्ज पर खड़े होकर देखो तो बॉडी दोनों तरफ एक जैसी दिखनी चाहिए। और इसका बेनिफिट क्या था, तो बेनिफिट ये था कि अगर आपका बॉडी चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो सरफेस पे आप कहीं भी देखोगे फील्ड का वैल्यू सेम आएगा, यानी फील्ड आपका कांस्टेंट होगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था आपका कि जिस भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी देखना है वो पॉइंट हमेशा गॉसियन सरफेस पे लाई करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट था कि आपका जो फील्ड वेक्टर है वो एरिया वेक्टर के या तो पैरेलल हो या तो परपेंडिकुलर, तो मतलब इस तरह से आपको सरफेस लेना है। अब जैसे यहाँ पे मुझसे बोला गया, तो यहाँ पर अगर मैं गॉसियन सरफेस लेना चाहूँ तो कैसा लूँगा, तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं एक सिलेंड्रिकल बॉडी भी ले सकता हूँ और मैं अगर चाहूँ तो एक क्यूबिकल बॉडी भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर एक सिलेंडर इमेजिन कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मेरा एक सिलेंडर है जो कि इस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि जितना इधर है उतना ही दूसरी तरफ भी होना चाहिए सिलेंडर, यानी कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आर होना चाहिए। तभी ना आप कह सकते हो कि ये जो गॉसियन सरफेस है वो इस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक है। भाई आप इस चार्ज पे खड़े होकर देख लो और देखो कि सिलेंडर जैसा इधर दिख रहा है क्या वैसा ही इधर दिख रहा है। अगर हाँ, इसका मतलब ये जो बॉडी है ये चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक है। अब ये जो गॉसियन सरफेस आपने इमेजिन किया, क्या आप इसके लेंथ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? नहीं भाई। अगर आप इससे बड़ा सिलेंडर लेते तो ये जो पॉइंट P है वो सिलेंडर के अंदर लाई कर जाता, और अगर इससे छोटा लेते तो पॉइंट P सरफेस के बाहर चला जाता। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि मैं इस सिलेंडर के लेंथ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी मोटाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। जैसे अभी मान लिया जो मैंने सिलेंडर इमेजिन किया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया DS है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इससे मोटा सिलेंडर भी ले सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इससे पतला भी ले सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। यानी आप यहाँ सिलेंडर की मोटाई कुछ भी कर सकते हो, बट लंबाई फिक्स है कि लंबाई इतनी ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब क्योंकि सिलेंडर की मोटाई मेरे हाथ में है तो मैं किस तरीके का सिलेंडर लेना चाहूँगा, तो मैं हमेशा वो सिलेंडर लूँगा जिससे मुझे फ़ायदा होगा। और आपको याद होगा फ्लक्स निकालने का जो आपका बेसिक तरीका था उसमें आप क्या करते थे, पहले एक स्मॉल बॉडी के थ्रू फ्लक्स निकालते थे, फिर उसी को इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकालते थे। तो अगर मुझे पहले स्मॉल पार्ट का निकाल कर फिर बड़े का निकालना है तो मैं काम करता हूँ ना, मैं जो बॉडी ले रहा हूँ
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ही स्मॉल ले लेता हूँ। तो अगर मैंने स्मॉल ले लिया तो जो स्मॉल सेक्शन का फ्लक्स होगा वही तो पूरे का होगा। ठीक है, तो ये मेरा बेनिफिट होगा, यानी मुझे यहाँ इंटीग्रेशन से मैं बच जाऊँगा। तो मैंने क्या कहा कि जो मैंने सिलेंडर इमेजिन किया है, सपोज दैट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ds है, और एरिया ds होने का मतलब बहुत ही स्मॉल एरिया है। ठीक है, और आपको पता है कि एरिया वेक्टर हमेशा ही परपेंडिकुलर टू द सरफेस और बाहर की तरफ होता है, यानी आपका ds वेक्टर इधर की तरफ हो गया। अब सोचो अगर इस सीट पर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, मान ली ये आपकी एक सीट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज कैसे फील्ड लाइंस कैसी जाएंगी, कुछ इस तरीके से। तो यानी क्या, चाहे आप इधर देख लो और चाहे आप इधर देख लो, फील्ड वेक्टर हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा। तो यहाँ पे ई वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया। अब इस वाले सरफेस के लिए अगर आप देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा ना, ds वेक्टर, और क्योंकि ये सिलेंडर इस चार्ज के बहुत सिमेट्रिक है, तो जितना सिलेंडर का मोटाई यहाँ होगा उतना ही मोटाई यहाँ भी होगा, यानी अगर वहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया ds है तो यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ds ही होगा। और अगर मैं फील्ड की बात कर दूँ तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर सीट पर है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन्स इधर ही की तरफ जाएंगे ना, यानी आपका जो ई वेक्टर होगा वो इधर की तरफ ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एंड फेसेस की बात। अब मुझे कर्व्ड सरफेस के थ्रू भी तो फ्लक्स देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलेंडर है वो बेसिकली इस कर्व्ड सरफेस और दोनों एंड फेसेस को मिलाकर ही तो बना है। तो अगर आपसे कहा गया कि सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स निकालो, तो आप चाहो तो इसके दोनों एंड फेसेस और कर्व्ड सरफेस के फ्लक्स को निकाल के जोड़ दो, आपका सिलेंडर वाला टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो एंड फेसेस वाला तो मैंने देख लिया, एक बार कर्व्ड सरफेस के लिए भी देख लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया और सपोज दैट इसका जो एरिया है वो ds डैश है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा ds डैश वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और बाहर की तरफ। बाकी फील्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो फील्ड का तो मैंने देखा था कि भाई सीट की वजह से फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, यानी ई वेक्टर का जो डायरेक्शन है आपका वो इधर की तरफ है। तो एक बार सोच के देखो, अगर ई वेक्टर इधर है और ds डैश वेक्टर ऊपर है तो दोनों के बीच एंगल 90 का, और cos 90 का वैल्यू 0, यानी कि इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। तो जो भी फ्लक्स होगा वो दोनों एंड फेसेस की वजह से ही होगा। तो अगर आपको इस सिलेंडर के थ्रू टोटल फ्लक्स देखना है तो इसके लिए आप क्या करना है, दोनों एंड फेसेस वाले फ्लक्स को जोड़ दो। तो भाई उस वाले फेस के लिए अगर आप बात करो तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और यहाँ भी आपका सेम ही चीज़ है। तो एक ही चीज़ को अगर आप दो बार जोड़ोगे तो 2 गुना हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आता था, तो ए बी कॉस थीटा। तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या आ जाएगा, तो ई ds कॉस थीटा। अब एक बार सोच के देखो कि एंड फेसेस के लिए जो ई वेक्टर और जो ds वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री बनेगा। तो आप इस चीज़ को कह सकते हो कि भाई आपका जो ई वेक्टर है वो ds वेक्टर के पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और cos 0 डिग्री की वैल्यू +1। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो फ्लक्स आ जाएगा वो 2E/ds आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब आप चाहो तो दूसरा इक्वेशन भी बना सकते हो। देखो मैंने आपको बताया था कि गॉसेस थ्योरम के जितने भी एप्लीकेशंस हैं सब में आपने क्या करना है, 2 अलग अलग तरीक़ों से फ्लक्स निकालना है, उसे इक्वेट करके सॉल्व कर देना, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये तो बेसिक वाले तरीके से फ्लक्स निकाला। अब मैं यहाँ पर फ्लक्स निकालूंगा गॉसेस थ्योरम की मदद से। तो गॉसेस थ्योरम क्या कहता है आपसे कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो उस बॉडी के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है उसका 1/ε0 टाइम्स। अब देखो इस सीट पर तो बहुत सारा चार्ज है, लेकिन क्या सारा का सारा चार्ज इस सिलेंडर के अंदर है, नहीं। सिलेंडर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला चार्ज होगा ना। तो आपको सोचना होगा कि इस ds एरिया के अंदर आपका कितना चार्ज होगा। तो एक बार सोच के देखो कि अगर ये एरिया बहुत स्मॉल है तो इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, और स्मॉल चार्ज को मैं dq कह सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि phi = dq/ε0। अब इस dq का वैल्यू क्या होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और ये कैसे निकलता है, तो टोटल चार्ज को टोटल सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो। तो सोचो ये जो टोटल सरफेस एरिया था
इस सिलेंडर का वो ds था, और इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो dq है। तो अगर आप चाहो तो इस टोटल चार्ज dq को इस टोटल सरफेस एरिया ds से डिवाइड कर दो, और ऐसा करके आपको सिग्मा मिल जाएगा। तो यहाँ से dq इज इक्वल टू सिग्मा ds। तो जहाँ आपका dq लिखा है वहाँ पे आप सिग्मा ds लिख सकते हो। तो ये आपका फ्लक्स निकल गया दूसरे मेथड से, ठीक है। तो ये सिंपली दो तरीके हो गए फ्लक्स निकालने के। अब फ्लक्स चाहे किसी भी तरीके से निकालो, फ्लक्स आएगा तो सेम ही ना। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दोगे तो 2E/ds इज इक्वल टू सिग्मा ds बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ ds से ये ds कट जाएगा और आपको निकालना है E, तो इस 2 को नीचे भेज दो। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बटे में 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ से फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे ये बताओ, ये जो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसकी वजह से जो फील्ड डेवलप होगा इसके चारों तरफ, वो यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? ये आप सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर है इसका, ठीक है। बाकी मैं इसका बताता हूँ। देखो, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। क्या इस फॉर्मूले में कहीं आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है? आर नहीं। और अगर डिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो फील्ड है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। तो आप लिख सकते हो क्योंकि E इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल r यानी डिस्टेंस, इसलिए जो आपका फील्ड सेटअप होगा वो हमेशा कैसा होगा? तो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर E जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ R है, इससे फील्ड जो सेटअप होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा। तो अगर कभी कोई कह दे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होगा एक यूनिफॉर्म थिन शीट ऑफ चार्ज के से, तो क्या जवाब दोगे? तो क्योंकि फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी डिस्टेंस कुछ भी हो, फील्ड की वैल्यू फिक्स है। तो अगर वैल्यू फिक्स है तो मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू है, तो हमेशा यानी हर डिस्टेंस पे यही वैल्यू रहेगी ना। तो आपका जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो ये अभी जो हमने किया है ये थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। क्या ऐसा ज़रूरी है कि हमेशा थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ही हो? भाई हो सकता है आपकी सीट मोटी हो और उस पर चार्ज दे दिया हो। तो अगर कोई भी मोटी सीट है और आप उस पर चार्ज दे रहे हो तो उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो एक बार हम उसको भी समझेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। यानी अगर एक थिक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो जैसे अगर मान लूँ कि ये मेरा एक थिक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो ये आपका एक थिक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और इसके ऊपर सपोज दैट आपने प्लस का Q चार्ज दे रखा है। तो इस पर आपने अगर पॉजिटिव चार्ज दोगे तो जितना भी आपका पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा इस बॉडी के आउटर सरफेस पे तो रिसाइड करेगा। आप एक बार सोच के देखो कि अगर मान लिया जाए ये आपका एक थिक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और इस पे आपने चार्ज दिया, तो जितना भी आप चार्ज दोगे भाई, या तो आप पॉजिटिव का चार्ज दोगे या तो नेगेटिव का चार्ज दोगे। तो आप चाहे पॉजिटिव का चार्ज दो और चाहे नेगेटिव का चार्ज दो, चार्ज सारा एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो रिपेल करके कहाँ तक जाएगा? तो जहाँ तक जा सकता है, यानी सरफेस तक। तो अगर आपने इस बॉडी को एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो जितना भी आपका पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा इसके आउटर सरफेस पर रिसाइड कर जाएगा। यानी जितना भी आपने पॉजिटिव चार्ज दिया था वो या तो इस वाली सतह पे होगा और इस वाली सतह पे होगा, बीच में कोई चार्ज वार्ज नहीं होगा। तो अगर आप सोचो इस थिक बॉडी की सिर्फ और सिर्फ इस बाहरी सतह पे चार्ज है और इस बाहरी सतह पे चार्ज है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भाई ये जो मोटी सीट है ये बेसिकली दो पतली पतली सीट्स के ही इक्विवेलेंट है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो थिक सीट होती है
वो हमेशा दो थिन शीट्स ऑफ चार्ज के ही इक्विवेलेंट होती है। और किसी भी थिन शीट ऑफ चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी निकालना मुझे आता है, E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब उसी कंसेप्ट को यूज़ करके मैं थिक शीट ऑफ चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। और ध्यान रखिएगा, जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ इन दो फेसेस पे ही नहीं, ये जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, इन पे भी होगा, बट इसके इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो सीट है वो इनफाइनाइट सीट है। अब अगर सोच के देखो, इनफाइनाइट सीट है तो उसके एज पे कितना ही चार्ज होगा, मतलब उसकी जो सरफेस है इसकी तुलना में ये जो एज है इस पे बहुत ही कम चार्ज होगा, ना के बराबर। तो इसलिए हम उसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक थिक शीट ऑफ चार्ज था और मुझसे कहा गया कि इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर, जो कि सीट से R डिस्टेंस पे है, बताइए वहाँ फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो मोटी सीट है दो पतली पतली सीटों के इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं मान लूँ ये जो पीछे की सीट है ये A है और ये जो सामने की सीट है ये B है, यानी कि हम जो पीछे वाली सीट है उसको नाम दे दे रहे हैं A और आगे वाली सीट को नाम दे दे रहे हैं B। तो अगर सोच के देखो कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड इंटेंसिटी देखना होता तो आप क्या करते थे, वहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रख देते थे। अब जरा बताओ, ये जो पीछे वाली सीट है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर की तरफ धकेलेगा, तो ये फील्ड हो गया A की वजह से। और जो सीट B है इस पर भी तो पॉजिटिव चार्ज ही है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इस पॉजिटिव को इधर ही धकेलेगा, यानी दोनों की वजह से जो फील्ड है उसका डायरेक्शन सेम है। तो अगर दोनों की वजह से फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों फील्ड्स को जोड़ के ही तो आएगा। तो ई नेट जो होगा वो EA + EB हो जाएगा, और EA जो है वो कितना होगा, तो सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें पता है कि जो सीट A और सीट B हैं ये दोनों ही थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्जेस हैं, और थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज कैसे फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी आप देखोगे तो यही आएगा सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसको जोड़ दोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला जो है ये थिक सीट के लिए है, ठीक है, और ये जो हमारा फॉर्मूला था सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा थिन सीट के लिए था, फॉर थिन सीट। अब जरा एक बार दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करो तो आपको समझ में आएगा कि जितना थिक सीट वाला फील्ड इंटेंसिटी है उसका आधा है ये वाला, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि इसका डबल है ये वाला। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिक सीट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन सीट, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि थिक सीट की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होता है वो हमेशा थिन सीट वाली फील्ड इंटेंसिटी का डबल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात क्या थी कि चाहे सीट मोटी हो और चाहे पतली हो, दोनों की वजह से जो फील्ड सेटअप होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म है, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले में आप देख लो कहीं भी आपको डिस्टेंस नज़र नहीं आएगा, यानी कि फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही। यानी सीट से चाहे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे चले जाओ, चाहे 10 की तरह 50 पे, हर जगह फील्ड आपका सेम ही रहने वाला है। यानी यहाँ पर जो फील्ड है आपका वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आपको थिन सीट ऑफ चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है वो बताया, थिक सीट ऑफ चार्ज की वजह से क्या होता है वो भी बताया, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिन्हें आप हमेशा अपने साथ पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। पता चला आप हमारी वीडियोस देख देख के टॉप मार गए और आपका दोस्त फेल हो गया, तो बेहतर है उसके साथ भी शेयर कर दो, उसको भी बोलो पढ़ ले, ठीक है बच्चों। फिलहाल आज इतना ही। बाकी ध्यान रखिए, खूब एंजॉय कीजिए, खूब मस्ती कीजिए अपने जीवन में, पढ़िए जरूर, क्योंकि जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक मस्ती करते रहेंगे। पढ़ाई खत्म मस्ती खत्म, यकीन ना हो तो करके देख लेना ठीक है, अंदाज़ा लग जाएगा। चलिए ओके बच्चों, बाय।